राजाराम सर, अर्थव्यवस्था की बात जब हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर सामने रखी जा रही है। बार-बार आंकड़े जो बताए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि देश हमें यहाँ मिला था और हम यहाँ लेकर के चले गए। पिछले 70 साल में जो लगातार नीचे चला गया था, वो अब इस बीते 10 साल में तमाम ऐसे आंकड़े दिखाए जाते हैं कि बहुत आगे चला गया है। अब धीरे-धीरे जो है वो ऑलमोस्ट बस विश्व गुरु बनने के राह पर खड़ा है, दरवाजा बस बंद है, किसी भी दिन खुल जाएगा और आप विश्व गुरु बन जाएँगे। लेकिन जो स्थिति है वो लगातार ये दिख रही है कि कठिन होती जा रही है। जीवन स्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। 80 करोड़ 82 करोड़ लोग और अब और ज़्यादा जो संख्या बढ़ने जा रही है, उस हिसाब से लोग जो है वो 5 किलो फ्री अनाज पर अपना जीवन जी रहे हैं। सरकार इन सारे आंकड़ों को दरकिनार करती है। एक तरफ वो ये कहती है कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, गरीबी उनकी हटा दी है, दूर कर दिया है। तमाम सारी योजनाओं के मार्फत बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा दी है, जीने के लिए हर चीज उनके पास होती चली जा रही है। दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं, जो 5 किलो राशन वाली नंबर्स हैं, वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या ऑप्शन है लोगों के पास? कैसे अपनी बात को सरकारों तक जो है वो सरकार उनकी बातों को समझे और ये जो आंकड़ों का खेल है, बजाय उस आंकड़ों के खेल के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम हो, जिसके लिए हम चुन करके जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं। राय साहब, मेरा मानना है कि ये जो आंकड़े हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। आंकड़ों के बारे में कहा गया है कि काले को सफेद और सफेद को अगर काला बनाना है तो आप आंकड़ों का चतुराई से प्रयोग करिए। हमारे देश में ज्यादातर जो दावे सरकारें करती है वो झूठ के आंकड़ों की पिरामिड के शीर्ष पे खड़े होकर किया जाता है। अगर हम माने कि बड़ी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि देश तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, 5वीं बन चुका है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ उठा के देखते हो कि भुखमरी इंडेक्स में ये देश कहाँ है, हमारे बगल के जिन्हें मतलब सबसे गरीब देश बंगाल को माना जाता था, बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल भुखमरी इंडेक्स में वो हमसे आगे है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हम 10 पायदान और नीचे खिसक गए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों की बात करें तो भारत का एक भी नहीं। इसके बाद आप बात करिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कहां खड़े हैं? कोरोना के समय देखा ना क्या त्राही मची थी, ख्याल है? तो मेरा मानना है कि इन दावों की बात छोड़े और मैं ये उसी तरह से जैसे अभी कोई 543 सीट में कोई 400 सीट का दावा कर दे, 500 सीट का दावा कर दे, तो दावा करने में क्या जाता है? ये वैसा ही मेरा मानना है कि जो मुद्दों की बात आज हो रही है, सामने चुनाव सिर पे आपके खड़ा हुआ है और मुद्दों पे इस देश को वापस लाने का जो काम है वह कांग्रेस से भी ज्यादा आगे किसान कर रहे हैं। किसानों ने ही तीनों कानून लगातार, जब ये कानून बदल रहे थे तो इनके अश्वमेध की घोड़े को पकड़ा, लगाम लगाई और वापस मोड़ा। और आज की तारीख पे, आज अभी शाम को 4 बजे 100 से ज्यादा किसान संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बिल्कुल हमने साफ सवाल किए हैं कि माननीय मोदी जी, आपने कारपोरेट का लगभग 24 लाख करोड़ कर्जा माफ किया इस अवधि में, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। आप बताइए आप किसकी सरकार चलाते? माननीय मोदी जी, आपकी सरकार किसानों को गालियां दे रही है। आरएसएस कहती है कि राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, अराजक तत्व है, अशांति फैला रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो एक रोटी भी जो शख्स खाता है, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, आरएसएस के हो, उस रोटी में आधी रोटी की कीमत आप दे रहे हैं, आधी किसान के उधार है। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करने के पहले। मेरा साफ साफ कहना है कि किसान आज एजेंडे पे लेके आए हैं। आज हम बात करते हैं कि भाजपा शासित देश में 229 रुपया मजदूरी दी जा रही, जबकि राष्ट्रीय जो मजदूरी है न्यूनतम 349 रुपया। मनरेगा में 200 दिन के रोजगार की बात की गई थी, क्यों नहीं दी जा रही? और 700 रुपए की मजदूरी की मांग होनी चाहिए। हम जितने प्रमुख मुद्दे हैं उन पे किसान इसको लेके चुनाव को आ रहे हैं। एमएसपी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पे किसान आज खड़े हुए हैं एक साथ। और ईवीएम
ईवीएम जिस मुद्दे पे बात करने से सारी पार्टियां कतराती थी, जो कभी न कभी वो मीठा मीठा गप शायद इन्होंने भी किया होगा, लेकिन आज जब किसान आगे आया है तो ये जितने पार्टियां हैं विपक्ष की, वो भी मजबूरी में खड़े हो रही है। आज हमने साफ साफ सवाल किया कि 19 आरटीआई के तहत जो बताया गया है 19 लाख ईवीएम जो बीईएल और ईसीआईएल ने बनाई और भेजी, और जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन कहता है हमें नहीं मिली, वो कहां है? ईडी, सीआईडी, सीबीआई क्यों नहीं ढूंढती उन्हें? 19 लाख मतपेटियां कहां है? हम सवाल पूछते हैं कि 100 जो सबसे अग्रणी देश है उनमें 75 में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, 75 में, तो आप क्यों करवा रहे हैं? हम ये कहते हैं कि आपकी अमिट स्याही जो उंगली पे लगती है वो तो महीनों तक नहीं मिटती, लेकिन वीवीपैट में कौन सा इंक आप प्रयोग करते हो जो उड़ जाती है, और क्यों उसके डाटा नष्ट कर दिए जाते हैं? हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र कहता है एक वोटर को भी अगर शंका होती है कि उसके वोटिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो यह दायित्व बनता है लोकतंत्र का, संविधान का, सरकार का, इलेक्शन कमीशन का कि उस शंका को दूर करे। आज तो करोड़ों करोड़ों लोग उठा रहे हैं सवाल। आज 100 किसान संगठन एक साथ आवाज उठा रहे हैं कि सर आप हमारी बात सुन लीजिए। किसान संगठनों का कहना है यही हालत रही तो ईवीएम को गांव में घुसने नहीं दिया, प्रस्ताव पारित किया जाए, आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। ये सारे जो मुद्दे हैं यह जो किसान हैं वो लेके आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई इससे बड़ा और क्या प्रमाण दिया जाए राय साहब कि 25 लाख करोड़ कारपोरेट का कर्जा माफ किया जाता है, किसान का 1 रुपया नहीं दिया जाता, किसान को एमएसपी नहीं दिया जाता। ये सरकार कारपोरेट की है, ये समझने के लिए वोटर को और क्या समझाया जाएगा? आप बताइए। एमएसपी मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, 19 रुपया, 18 रुपया, 19 रुपया मक्के का, जो कि 1 किलो मक्के का जो दाम है 1 बोतल पानी से भी कम है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि किसान देशद्रोही है, अशांति। आप बताएं इस देश में कहां किसानों ने अशांति फैलाई है? जब राजधानी आते हैं तो उनके लिए आप कील, कांटे, टीयर गैस डालते हो। हमने सुना था ड्रोन किसानों के लिए क्रांति लेके आएगा, लेकिन ड्रोन से तो आपने आंसू के गोले बरसाए। आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप इस देश के 80 करोड़ किसानों को आप 16 करोड़ मानते हैं, जब 16 करोड़ किसान सरकार मानती है कि 16 करोड़ परिवार है, 16 करोड़ परिवार मतलब 5 लोगों को भी इकाई मानिए तो 80 करोड़ किसान है। आप उनको किनारे रख के, दरकिनार करके आप इस तरह से आप सोच रहे हैं लोकतंत्र लेके जाएंगे चलाने? मेरा मानना है कि विपक्ष को भी मुद्दे पे आना चाहिए, मुद्दे पे लड़ाई करना चाहिए। सर, ये हिंदू मुसलमान इन चीजों से देश नहीं चल पाएगा ज्यादा समय तक। प्रोफेसर शमीम की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। धनंजय जी ने जो ललकारा कि भाई दिल्ली किसी की बाप की है क्या, कौन होते हैं रोकने वाले, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये आज आम आदमी आवाज उठा रहा है, आम आदमी आवाज उठा रहा है, आम वोटर आवाज उठा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र जो है किसी नेता की बपौती नहीं है। लोकतंत्र हमारे पूर्वजों ने अपने खून, पसीने और बलिदान से हासिल किया है। किसी ने हमें दान में नहीं दिया है लोकतंत्र। ये न मोदी जी का है, न अमित शाह जी का है, न केवल राहुल जी का है। और इसकी रक्षा के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगला चुनाव 229 मैं नहीं देखता। 229 की बात थोड़ी है, आप 2024 सामने है। हम 2024 में ही आज ही करो या मरो की स्थिति है। आज ही परिवर्तन चाहिए। जो जीवित जातियां हैं वो इस तरह 5 साल का इलाज मतलब इंतजार नहीं करती, न करने की जरूरत है। अगर ये सरकार सड़ी गली है, इस सरकार के दिल में किसानों के लिए दया नहीं है, मजदूरों के लिए दया नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए दया नहीं है, भेदभाव करती है ये। अगर ये कहती है अपने नागरिकों की पाकिस्तान जाओ, क्या हक दिया, किसने इनको हक दिया है पाकिस्तान जाने के लिए? जमीन खरीद के रखी है इन्होंने वहां पे इनके लिए। तो ऐसे लोगों को ज्यादा ही होगा, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े इवेंट, इससे आप कितना ब्रेन वॉश करिए। अति आ गया है, गले तक आ गया है। और किसान अब कटिबद्ध है। किसान लेकिन ये जानते हैं कि पिछले बार भी आप लोगों ने खेला किया था। ये खेला शब्द आपने निकाला है ना, खेला ईवीएम में है। ईवीएम में है, नहीं है तो साबित आप करिए, हमारा काम नहीं है, आप साबित करिए।
आप बताइए कि क्यों सारे देशों ने छोड़ा। आप ब्रिटिश विभाग की खुफिया विभाग के रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए कि ईवीएम को लेके क्या कहता है, अन्य देशों के विपक्ष क्या कहते हैं। आज ग्लोबल विलेज हो गया है, आप अभी भी फुतुल की तरह रेस में सिर छुपा के बैठे हैं। ये बिल्ली जो है ना, मलाई खा रही है और आंख मूंद के मलाई खा रही है। उसकी आंख मूंद लेने से क्या दुनिया देखेगी नहीं? हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, जनता सब देख रही है। ये निश्चित मानिए बर्दाश्त नहीं करेगी राय साहब।